हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मुगल वंश के सबसे महान शासक अर्थात मध्यकाल के सबसे महान शासक अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर ने 1556 ईस्वी से लेकर 1606 ईस्वी तक दिल्ली के बादशाह के रूप में शासन किया। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीरसाल के किले में हुआ। अमरकोट वर्तमान में सिंध प्रांत में एक राज्य था, जहां एक हिंदू राजा वीरसाल शासन करता था। जब हुमायूं निर्वासन काल में था तो यहाँ अमरकोट के राणा के यहाँ उन्होंने शरण ली थी। उसी समय अकबर का जन्म हुआ। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अकबर ने बचपन में ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया था। 9 वर्ष की आयु में अकबर का प्रथम विवाह हिंदाल की पुत्री रुकिया बेगम से हुआ। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर गुरदासपुर पंजाब नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बैरम खां के देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम ने किया। 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में ही शासन किया। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 माह थी। उसने शहंशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी और अकबर पहला मुगल शासक था जिसने शहंशाह की उपाधि धारण की। अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर, जिसको वकील ए सल्तनत के नाम से भी जाना जाता था, नियुक्त किया। वह उसे खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। बैरम खां फारस का शिया था तथा हुमायूं के साथ फारस से आ गया था। काबुल में अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हाकिम, जिसका जन्म हुमायूं की अन्य पत्नी मान चुचुक बेगम से हुआ, मुनीम खां के संरक्षण में शासन कर रहा था। बैरम खां ने पानीपत के दूसरे युद्ध, जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया, में आदिल शाह सूर के वजीर व सेनापति हेमू को पराजित किया। हेमू ने स्वयं को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। मध्यकालीन भारत में हेमू एकमात्र हिंदू शासक हुआ जिसने दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से वह 22 विजय रहा, लेकिन अंत में पानीपत के युद्ध में पराजित हो गया। 1560 ईस्वी में अकबर ने तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां को पराजित किया, क्योंकि बैरम खां सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करना चाहता था। पीर मोहम्मद के व्यवहार से परेशान होकर भी बैरम खां ने विद्रोह किया। तिलवाड़ा के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व पीर मोहम्मद ने ही किया था और इसी तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां अंतिम रूप से पराजित हुआ। बैरम खां ने मीर अब्दुल लतीफ को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया था। बैरम खां की मक्का जाते समय गुजरात में पाटन के पास मुबारक खान नामक एक अफगान ने हत्या कर दी। यह हत्या 31 जनवरी 1561 को की गई, क्योंकि मुबारक खां के पिता को बैरम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 ईस्वी में मार डाला था, जिसका बदला बैरम खां को मारकर उसने ले लिया। संरक्षक के रूप में बैरम खां की सबसे बड़ी उपलब्धि हेमू को पराजित करना व अकबर के प्रतिद्वंदियों को
नष्ट करना था। अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। बैरम खां का पुत्र अब्दुर रहीम बाद में अकबर का घनिष्ठ मित्र बना। वह खान ए खाना का पद ग्रहण किया। सलीमा बेगम हुमायूं की बहन गुलरुख बेगम की पुत्री थी। अबुल फजल ने बैरम खां के पतन के लिए अकबर की धाय मां महाम अनगा को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि महाम अनगा भी अकबर के ऊपर नियंत्रण रखकर सत्ता का सुख भोगना चाहती थी। उधर बैरम खां अकबर के ऊपर नियंत्रण करके और शासन करना चाह रहा था। तो दोनों प्रतिद्वंदी हो गए और महाम अनका ने अकबर को अपने विश्वास में लेकर और बैरम खां के शासन को उखाड़ फेंका। बैरम खां 1555 ईस्वी में अकबर का संरक्षक बना। इससे पहले मुनीम खां अकबर का संरक्षक था। बैरम खां के पतन के बाद मुनीम खां वकील ए मुतलक के पद पर नियुक्त हुआ और खान खाना की उपाधि देकर पुनः संरक्षक बना दिया गया। 1560 से 1562 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल पर महाम अनगा, उसके पुत्र आदम खां और पुत्री जीजी अनगा का प्रभाव होने के कारण इस काल को पेटीकोट सरकार या हरम दल का काल कहा जाता है। धाय मां के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए अकबर ने मुनीम खां की जगह अपने सर्व प्रमुख आया जीजी अनगा के पति शमसुद्दीन अतका खां को 1561 ईस्वी में अपना प्रधानमंत्री या वकील नियुक्त किया। आदम खां ने अतगा खां की हत्या कर दी। अतः अकबर ने आदम खां को 1562 ईस्वी में किले से फिकवाकर मरवा दिया। महाम अनगा की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। अकबर 1562 ईस्वी में हरम दल के प्रभाव से मुक्त हो गया। अकबर ने मुनीम खां को पुनः प्रधानमंत्री बनाया। 1564 ईस्वी में अपने मामा ख्वाजा मुअज्जम को मृत्युदंड दे दिया। अब हम अकबर के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं जो अकबर को महान बनाती हैं। सर्वप्रथम अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की भी समाप्ति कर दी गई, जो कि हिंदू तीर्थ स्थलों पर हिंदुओं से लिया जाता था। 1564 ईस्वी में जजिया कर भी समाप्त कर दिया गया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था और यह गैर मुसलमानों या हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए यह लिया जाता था। वैसे तो कहा जाता है कि जजिया कर मुस्लिम शासकों के द्वारा गैर मुस्लिमों को संरक्षण देने के बदले में लिया जाता था, लेकिन हिंदू यह कर देते हुए अपने आप को हीन समझते थे। इसलिए 1564 ईस्वी में अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया गया। गुजरात विजय के पश्चात 1571 ईस्वी में अकबर ने एक नए नगर फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1574-75 ईस्वी में समाचार देने वाले गुप्तचर विभाग की अकबर ने स्थापना की। 1574 ईस्वी में अपने सेना को मजबूत बनाने के लिए घोड़े दागने की प्रथा का आरंभ किया और अपने सेना को मजबूत बनाने और सेना में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए 1567 ईस्वी में उन्होंने सेना में एक नई व्यवस्था या प्रशासन में एक नई व्यवस्था को लागू किया, जिसका नाम था मनसबदारी व्यवस्था। इस मनसबदारी व्यवस्था में आए दोषों को दूर करने के लिए 1575 ईस्वी में उसमें जात और सवार नामक 2 पद और जोड़ दिए गए। 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी धार्मिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। 1577 ईस्वी में अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी, जहां बाद में अमृतसर नगर बसा।
1578 ईस्वी में उसने इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। पहले उससे पहले अर्थात 1575 से लेकर 1578 के बीच इबादत खानों में धार्मिक जो चर्चा होती थी वह इस्लाम धर्म से संबंधित ही चर्चा होती थी, और इसमें इस्लाम धर्म के प्रमुख उलेमा और विद्वान ही भाग लेते थे। लेकिन 1578 ईस्वी में इस इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। 1579 ईस्वी में उसने मजहर की घोषणा की और सम्राट को उल्लेमा के ऊपर अंतिम धर्म का अंतिम व्याख्याकार नियुक्त कर दिया गया। 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों या प्रांतों में बांटा। 1580 ईस्वी में अकबर के अधीन टोडरमल नामक एक प्रशासक ने एक नई प्रणाली दहसाला प्रणाली लागू की। लगान वसूल करने की यह एक नई व्यवस्था थी। 1580 ईस्वी में फादर एक्वा बीवा के नेतृत्व में प्रथम पुर्तगाली जेसुट मिशन फतेहपुर सीकरी आया और उन्होंने अपनी धार्मिक चर्चा की। 1582 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने में बहस रोक दी और इबादत खाने को बंद कर दिया गया, जिसकी शुरुआत अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में की थी। 1582 ईस्वी में इसे अंतिम रूप से बंद कर दिया गया। 1582 ईस्वी में ही अकबर ने एक नए धर्म या एक नई नैतिक संहिता लागू की, जिसको दीन ए इलाही के नाम से जाना जाता है। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत नामक एक नया कैलेंडर जारी किया। 1583 ईस्वी में कुछ निश्चित दिनों पर पशुवध पर रोक लगा दी। इस प्रकार अकबर के संपूर्ण शासनकाल में किए गए ये महत्वपूर्ण कार्य थे, जो अकबर को अन्य सम्राटों से या अन्य सुल्तानों से महान बनाते हैं। अब हम अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। अकबर के शासनकाल के अंतिम दिनों के दौरान कंधार प्रथम बार 1595 ईस्वी में अकबर के समय मुगल साम्राज्य में शामिल हुआ। कंधार विजय उत्तर पश्चिम में अकबर की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। इस विजय के बाद अकबर ने भारत की वैज्ञानिक सीमा प्राप्त कर ली थी, जिसके लिए बाद में अंग्रेज भी तरसते रहे। अकबर के दक्षिण अभियान के उद्देश्य एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना था। वह पुर्तगालियों को समुद्र तक वापस धकेलना था, क्योंकि इस समय पुर्तगाली दक्षिण भारत में अपना प्रभाव फैला रहे थे, तो उनको वापस इनके प्रभाव को समाप्त कर और समुद्र तक धकेलना, और अकबर अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए उन्होंने दक्षिण अभियान किया। 1591 ईस्वी में दक्षिण भारत के एक राज्य खानदेश के शासक अली खान ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। खानदेश दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। शाहजादा मुराद व अब्दुल रहीम खान खाना ने 1597 से 1600 ईस्वी के बीच अहमदनगर को जीतने का प्रयास किया। अहमदनगर दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य था। अहमदनगर के अल्पवयस्क सुल्तान बहादुर निजाम शाह को सरक्षिका चांद बीबी ने कड़ा प्रतिरोध किया, किंतु पराजित हुई। बहादुर को बंधक बना लिया गया। वह नए सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह ने बरार का प्रदेश मुगलों को सौंपकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार दक्षिण भारत का पहला राज्य अहमदनगर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली गई। अहमदनगर के विरुद्ध युद्ध में खानदेश का शासक अली खान मुगलों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। अकबर की अंतिम विजय 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय थी। यहाँ का शासक मीरन बहादुर था। अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला।
अकबर ने असीरगढ़ का नाम बदलकर धनदेश रख दिया। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। अकबर द्वारा गुजरात आक्रमण का कारण इसकी समृद्धि व व्यापारिक महत्ता थी। गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। वह पुर्तगाली व्यापारी से मिला था। गुजरात विजय के बाद राजा टोडरमल को साम्राज्य की लगान व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर का पहला आक्रमण 1561 ईस्वी में मालवा पर हुआ। मालवा पर आदम खान ने बाज बहादुर को हराकर 1561 ईस्वी में मालवा को जीत लिया। इस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था और अकबर की सेना का नेतृत्व किया था आदम खान ने, जो महाम अनगा का पुत्र था। महाम अनगा अकबर की दाई माँ थी। मालवा के शासक बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने आदम खान से बचने के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर ली, किंतु अकबर ने आदम खान को हटाकर पीर मोहम्मद को मालवा का प्रशासक नियुक्त किया, क्योंकि आदम खान ने मालवा विजय से प्राप्त संपत्ति को अकबर की सेवा में नहीं भेजा था। गोंडवाना के गढ़कंटका हिंदू राज्य की राजधानी जबलपुर के पास स्थित चौरागढ़ थी। गढ़कंटका की स्थापना अमनदास ने की थी। 1564 ईस्वी में जब अकबर ने नरही तथा चौरागढ़ के युद्ध में इसे जीता, तो वहां महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती के संरक्षण में उसके अल्प आयु पुत्र वीर नारायण का शासन था। 1562 ईस्वी में अकबर के अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह जाते समय आमेर के कछवा वंशी शासक बहारमल ने रास्ते में अकबर से मिलकर अपनी पुत्री हरकाबाई के विवाह का प्रस्ताव अकबर को दिया। इस प्रकार बहारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। वह अकबर ने आमेर से प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया। हरकाबाई से अकबर ने सांबर में विवाह किया। अकबर ने बहारमल के बेटे भगवंत दास व पोते मान सिंह को मुगल सेवा में रख लिया। 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ के घेरे के दौरान मेवाड़ के शासक उदय सिंह के दो सेनानायक जयमल व फतेह सिंह ने अपूर्व साहस का परिचय दिया। अकबर दोनों की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जयमल व फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा आगरा के किले के मुख्य द्वार पर लगवाई। चित्तौड़ का किला जीतने के बाद अकबर ने किले में कत्लेआम कराया, जो अकबर के नाम पर धब्बा है। यह पहला व आखिरी अवसर था जब अकबर ने निर्दोष नागरिकों की हत्या करवाई। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया। मेवाड़ का तात्कालिक शासक राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़ दिया व उदयपुर नगर की स्थापना की। अकबर ने मुगल मेवाड़ संधि हेतु उदय सिंह के पास 2 दूत मंडल भेजे, अर्थात युद्ध होने से पूर्व उन्होंने उदय सिंह के पास 2 दूत मंडल भेजे थे। पहले दूत मंडल में बहारमल को दूत बनाकर महाराणा उदय सिंह के पास भेजा। इसके पश्चात टोडरमल और भगवंत दास को भी उदय सिंह के पास भेजा गया, लेकिन सहमति नहीं बनी। 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप के पास जलाल खां कोरची को दूत बनाकर भेजा। बाद में राजा मान सिंह को दूत बनाकर भेजा, किंतु महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से
इनकार कर दिया। 1576 ईस्वी में अकबर ने मान सिंह व आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। 18 जून 1576 ईस्वी को, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 21 जून, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी में इस सेना का मुकाबला किया। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार यह युद्ध खमनोर में तथा उसी समय के इतिहासकार बदायूं के अनुसार गोगुंदा में हुआ। हल्दी घाटी को कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मापोली कहा है। इस युद्ध में किसकी विजय हुई, इसके बारे में हमें इस पर सूचना नहीं मिलती। हल्दी घाटी में पराजित होने के बावजूद भी राणा प्रताप का नाम सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने देशभक्ति व आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने दी और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर अकबर के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। 1582 ईस्वी में अमर सिंह, महाराणा प्रताप का पुत्र, तथा मुगलों के बीच दिवेर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड मेवाड़ का मैराथन कहा। धन्यवाद। शेष अध्ययन हम